हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश मंडल आपके एडुकेटर आप सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पाठशाला द न्यू एरा ऑफ लर्निंग पे स्वागत करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चैप्टर इनइक्वालिटी। आपको लग रहा हो कि मैथ्स वैसे तो स्टार्ट नहीं कर दिया सर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स स्टार्ट नहीं किए, मैथ्स में भी इनइक्वालिटी है, बट रीजनिंग में भी इनइक्वालिटी है। रीजनिंग की इनइक्वालिटी बहुत ही इजी है, बहुत इजी टॉपिक है। रीजनिंग की इनइक्वालिटी और मैथ्स की इनइक्वालिटी में बहुत अंतर है, ठीक है। हाँ, यही सब है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, यही सब है। बट उसमें कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। उसमें मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ता है, फिर एक्स और वाई के बीच कंपेयर करना पड़ता है। सिर्फ ये सिमिलरिटी है, कंपेयर करना। क्योंकि बड़ा छोटा बराबर ये सब क्या होता है, रिलेशंस होते हैं। तो इससे क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच कंपेरिजन्स होता है। तो ये यहाँ पर भी है, बट डिफरेंट है, बहुत ईजी है। रीजनिंग की जो इनइक्वालिटी है बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा एक एक क्वेश्चन से। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैंकिंग एग्ज़ाम्स के जो प्री एग्ज़ाम्स होते हैं, चैप्टर ईजी होने के कारण 3 से 4 क्वेश्चन आपको एक एक स्लॉट में पूछेगा। और 4 क्वेश्चंस का जो आंसर आप बहुत ही कम समय में और एक्यूरेसी के साथ आप कर सकते हो। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, 4 क्वेश्चन सही होगा, वो भी 1.5 से 2 मिनट आपको वक्त लगेगा। तो इसलिए इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मेंस में भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते, बट चांसेस बहुत कम है। प्री एग्जाम्स में तो देगा ही देगा, एकदम कंफर्म रहो। अगर आपका किस्मत बहुत ख़राब हुआ तो हो सकता है कि उस स्लॉट में ना आए, बट जनरली इनइक्वालिटी को ड्रॉप नहीं करते, इनइक्वालिटी चैप्टर को देते ही है। इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म, ये 2 चैप्टर को मिलाकर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और 5 से 6 क्वेश्चंस आप विथ एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी के साथ आप बना सकते हो। और एक इम्पॉर्टेंस यहाँ पर ये है कि इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म एक इजी टॉपिक और एक कंफ्यूजिंग टॉपिक। सिलोगिज्म बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है कहा जाता है, इसलिए हम भी बोले। सिलोगिज्म और इनइक्वालिटी ये दोनों का जो थ्योरी पार्ट होता है बहुत सिमिलर होता है। और इनइक्वालिटी के ऐसा चैप्टर जहाँ पर आप कंसेप्ट को या थ्योरी को आप अच्छे से समझ सकते हो, बहुत इजीली समझ सकते हो, क्योंकि इसमें ना जो लॉजिक होता है वो थोड़ा रियल लॉजिक होता है। हम लोग रियल लाइफ में भी इसे यूज़ करते हैं इस टर्म्स को। हम उससे बड़े हैं, वो मुझसे छोटा है, हम दोनों बराबर हैं, ये सब चीज़ें हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उसे समझना बहुत ईजी होता है, जबकि सिलोगिज्म में ऐसा नहीं है। सिलोगिज्म में थोड़ा सा इमेजिनरी पार्ट आ जाता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। जो चीज़ें हम लोग मान नहीं सकते उस चीज़ों को मानना पड़ता है। स्टेटमेंट, सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब कुछ बिल्ली कुत्ते मान कैसे ले हम? रियल लाइफ में होता है कुछ बिल्ली कुत्ते? नहीं होता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है। बट इनइक्वालिटी को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे, इनइक्वालिटी की जो थ्योरी पार्ट है उसको अगर आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप अगर समझ जाओगे तो सिलोगिज्म भी आप समझ जाओगे। क्योंकि थ्योरी पार्ट जो है वो सिमिलर पार्ट है, एकदम सिमिलर है। सिर्फ चैप्टर अलग होने के कारण सॉल्व करने का तरीका सिर्फ अलग होगा। बट यहाँ पर भी जो थ्योरी है, यहाँ पर जिस तरीके से आंसर करते हैं हम लोग, वहाँ पर भी आंसर वही होगा। यहाँ पर भी डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, डाउटफुल बोलते हैं। सिलोगिज्म में जाकर भी 3 आंसर होगा, डेफिनेटली ट्रू, डेफिनेटली फॉल्स, डाउटफुल। इनइक्वालिटी में आइदर और आंसर होता है, वहाँ पर भी आइदर और होता है, नाइदर नॉर होता है। तो थ्योरी पार्ट जो है बहुत सिमिलर है। तो इसलिए इनइक्वालिटी चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करो। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया, और आएगा भी क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है, एकदम निश्चिंत रहो। वीडियो को एकदम एंड तक अच्छे से देखो और जो भी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उस एक्सप्लेनेशंस को स्टेप बाय स्टेप देखते जाओ। एक एक एग्जाम्पल में जो भी लॉजिक हम दे रहे उसको समझते जाओ। पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। एकदम कंसंट्रेशन दे के पूरा वीडियो को एकदम अच्छे से देखो, एकदम निश्चिंत रहो। मुझे पूरा भरोसा है कि हम आपको ये इनइक्वालिटी चैप्टर समझा देंगे। तो अगर हम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो आप भी कॉन्फिडेंस रखिए अपने आप पर, है कि नहीं? और आप ये कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो। और 3 से 4 मार्क्स का सवाल है,
ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, ये चैप्टर छोड़ना है भी नहीं, इतना इजी चैप्टर कैसे छोड़ दे, है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिए और जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी पार्ट में हम बता रहे, जो भी एक्सप्लेनेशन हम दे रहे, उसको अच्छे से समझते जाइए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। हुआ ना यूट्यूबर वाली बात, ये तो हर कोई यूट्यूबर बोलते हैं। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले और एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करनी है, और वो ये है, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ऑफलाइन रीजनिंग के फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए तो प्रमोशन तो थोड़ा कर ले, है कि नहीं। ऑफलाइन एक रीजनिंग फाउंडेशन बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में स्टार्ट करने जा रहे हैं। बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के खातड़ा करके एक टाउन है, वहाँ पे हम रीजनिंग के फाउंडेशन बैच ऑफलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप खातड़ा या उसके सराउंडिंग एरिया में रहते हो और रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो देखिए स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहे हैं 8370949576। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो फॉर इंक्वायरी पर्पस। क्लियर टू एवरीवन। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में देखिए एक हेडिंग लिखा हुआ है स्टोरी लाइन। एक कहानी बताने वाले हैं और इस कहानी से ही इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है, और ये जो कहानी है वो दो भाई की कहानी है, घर घर की कहानी है। मतलब मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द फैमिली में यही कहानी चलते रहता है, यही होते रहता है। तो ये घर घर की कहानी है, ये हर घर की कहानी है कि नहीं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी है दो भाई की। बड़े भाई हो गए ग्रेटर देन और छोटे भाई हो गए लेस देन। बड़े भाई और छोटे भाई, दो भाई बचपन में मम्मी पापा गुजर गए। अब दो भाई के बीच क्या होता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है। अब मम्मी पापा यहाँ पर नहीं है, बचपन से ही नहीं है, तो यहाँ पर तो दो भाई के बीच बॉन्डिंग और अच्छा होगा, क्योंकि बड़े भाई छोटे भाई को बड़ा कर रहे यहाँ पर। तो दो भाई के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ नोटिस करिएगा, दो भाई के बीच बॉन्डिंग कितना भी अच्छा क्यों ना रहे, एक समय ऐसा होता है जब दो भाई के बीच एक दरार आ जाता है, दो भाई बिछड़ जाते हैं। और वो वक्त कब आता है, वो वक्त कब आता है, कब होता है, कब दो भाई बिछड़ जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में जब नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। एक काम करिएगा, अभी आप लोग इस वीडियो को देखते देखते कमेंट करिए कब दो भाई बिछड़ते हैं। हम तो आगे बढ़ेंगे ही, और हमको कहानी में जिस तरीके से आगे बढ़ना वो तो हम बढ़ेंगे ही। क्लास में तो आप लोग फिर भी इंटरप्ट कर देते हो, बट यहाँ पर तो कर नहीं पाओगे। तो हम अपने तरीके से कहानी को लेकर आगे बढ़ेंगे, और वो ये है कि दो भाई बिछड़ते हैं जब दो भाई में से किसी एक भाई का शादी हो जाता है। मुझे पता है कि अभी वीडियो देखते देखते लड़की लोग यही समझ रहे होंगे कि सर आप हम लोग के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग बहुत अच्छे से फैमिली को मैनेज करते हैं। बिल्कुल करते हो, बट फैमिली को तोड़ते भी तुम ही लोग हो। दो भाई के बीच दरार आ गया कब, जब बड़े भाई ने कर लिए शादी। तो बड़े भाभी आ गए घर में, है कि नहीं। तो बड़े भाभी घर में आने के बाद कुछ दिन के बाद ही बड़े भाभी ने बता दिए कि छोटे भाई अभी हम लोग के साथ नहीं रह सकते, उनको एक काम करिए, आप उनको बोलिए कि वो अलग घर में रहे, हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, छोटे भाई को आपको अलग करना होगा। एक चीज़ देखिएगा कि नॉर्मली जो होता है ना फैमिली में,
जनरली हम लोग बड़े भाई हो या घर के जो बड़े मेल मेंबर होते हैं, जैसे हम लोग के इन जनरल घर में पापा को ही हम लोग सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। इसमें आप मेरे अगेंस्ट में नहीं जा सकते। देखिएगा ये हर घर में होता है। देखिएगा कोई भी डिसीजन लेनी हो तो मम्मी एक लिमिट तक की डिसीजन ले सकती है, उसके बाद मम्मी से कुछ भी पूछने के लिए जाए तो नहीं, तुम एक काम करो, तुम पापा से पूछ लो। बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल बोलते हैं। मतलब प्रायोरिटी के बेसिस पर अगर देखा जाए तो एक फैमिली में हम लोग सबसे पहले पापा को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, फिर मम्मी, फिर हम लोग अपना डिसीशंस। जब हम लोग डिसीशंस ले नहीं पाते तभी हम लोग मम्मी पापा से पूछते, ऑब्वियसली ये बात तो है ही। बट जो बड़ा डिसीशन होता है वो घर के मेल मेंबर ही लेते जो सबसे बड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर बड़े भाई की बात करें तो शादी के बाद जब बड़े भाई ने शादी किए, बड़े भाभी आने के बाद बड़े भाभी के रहते हुए बड़े भैया ही डिसीशन लेंगे। बट इस मामले में अगर बड़े भाभी ने बोल दिए कि छोटे भाई को अलग करना है तो बड़े भाई को अलग करना ही होगा, क्योंकि लड़का लोग झगड़ा नहीं चाहते। वो क्या करेंगे, उसे शांति से रहना है। तो ये हो गया हम लोग के बड़े भाई, ये हम लोग के घर में आ गए बड़े भाभी, और छोटे भाई को कर दिए अलग। और सिर्फ ये नहीं, बड़े भाभी ने ये भी कह दिए कि काम करिए, सिर्फ घर अलग करने से नहीं होगा, बीच में एक दीवार खड़ी कर दीजिए, और ये दीवार ऐसे वैसे सीमेंट से नहीं, किससे बनी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे आप लोग? चलिए लिखिएगा। हम बता दे रहे हैं कि ये दीवार जो है वो बनेंगे अंबुजा सीमेंट से। आप लोग ऐड तो देखे ही होंगे, अंबुजा सीमेंट। ये दीवार कभी टूटेगी नहीं। इस दीवार की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए हम लोग इसे अल्ट्राटेक से नहीं, हम लोग अंबुजा सीमेंट से बनाएंगे, क्योंकि ये दीवार कभी नहीं टूटेगा। तो ये हो गए बड़े भाई का घर, ये हो गया छोटे भाई के घर। अब देखिएगा कि मम्मी पापा का अगर दो बेटा है तो मम्मी पापा लोग जो भी प्रॉपर्टी वो बनाते हैं, चाहे वो घर हो चाहे वो कोई भी एसेट हो, देखिएगा इक्वली बनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी जो भाई भाई के बीच जो रिश्ता है वो आने वाले समय में, आज से 10-15 साल के बाद जब बेटे का शादी होगा तब ये चीज़ नहीं रहेगा। वो इसी परसेप्शन से ही सारी प्रॉपर्टी, सारे एसेट को बनाते हैं और इक्वली बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए कि दोनों का घर जो है ना वो हम सिमिलर इसलिए रखे, इसके पीछे रीज़न यही है कि आने वाले समय में, अभी देखिए दोनों भाई तो अलग हो गए, तो दोनों भाई अगर अलग होंगे तो दोनों को इक्वली घर का हिस्सा मिलेगा ना। तो इसीलिए दोनों घर जो है वो सेम रखे हैं, इक्वली हिस्सा मिला। तो ये हो गया बड़े भाई का हिस्सा, ये हो गया छोटे भाई का हिस्सा। अब छोटे भाई हो गए अलग। पहले तो कुछ दिन तक बड़े भाभी तो खाना वाना बना के दे रही थी, अभी तो वो भी बंद। अब छोटे भाई हो गए अलग। अब आप ही लोग बताओ कि ऐसे सिचुएशन पर अगर आप छोटे भाई के जगह पर होते तो आप क्या करते? मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी यही विचार चल रहा है कि सर अगर हम छोटे भाई के जगह पर होते तो हम भी शादी कर लेते। वेरी गुड आइडिया। कुछ अगर करने का ना हो तो शादी कर लो। अगर कुछ करने का मन नहीं कर रहा है तो कर लो शादी, है कि नहीं? वही तो एक रास्ता है, सबसे अच्छा डिसीजन तो वही है। तो यहाँ पर भी छोटे भाई ने वही डिसीजन लिए, उसने भी कर लिए शादी। ये हो गया हम लोग के छोटे भाभी। देखो छोटे भाभी को देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये हम लोग के छोटे भाभी, ये हम लोग के बड़े भाभी। अब दो फैमिली अलग, बीच में अंबुजा सीमेंट का दीवार, जो दीवार कभी दो फैमिली को एक होने नहीं देगा। अभी सिचुएशन ऐसा हो गया है। अब देखिए दो भाई के बीच अभी बॉन्डिंग ना पूरा टूट गया है। अब ऐसा हो गया ना कि बात बात पर दोनों झगड़ा करते रहते, दो फैमिली झगड़ा करते रहते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास अभी हथियार है, हथियार आ गए हैं ना। अब देखिए दोनों के पास हथियार है तो कोई तो पीछे हटेगा नहीं
इनके पास भी हथियार हैं, इनके पास भी हथियार है। मुझे पता है इस वीडियो देखते देखते कितना गालियाँ पड़ रहे हैं हमको कि सर इस तरीके से इतना मत करिए। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस कहानी है। आप लोग अच्छे विचार लेके जाइए, है कि नहीं? आप लोग अच्छे विचार लेके, हाँ लड़कियों से बोल रहे हैं, लड़कियों के लिए बोल रहे हैं, आप लोग अच्छे विचार लेके जाइए, अच्छे से ससुराल में जाइए, अच्छे विचार लेके जाइए, ससुराल को अच्छे से संभालिए। अगर ऐसा होता तो इस तरीके से कहानी आगे नहीं बढ़ती, है कि नहीं? ये तो हम परसेप्शन से आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब मेरा परसेप्शन ही, इन जनरल परसेप्शन से आगे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अभी क्या होता है कि दो फैमिली किसी भी बात को लेकर, चाहे बात कितना भी छोटा क्यों ना, बात बात पर झगड़ा करते रहता है। मतलब दो फैमिली मेंबर अगर एक साथ बीच में मतलब कहीं पर भी आ गया तो दोनों हमेशा झगड़ा करते रहता है। और एक चीज़ देखिएगा कि कभी भी अगर हम लोग झगड़ा करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो जिस चीज़ को लेकर हम लोग आर्गूमेंट करते हैं उसका कभी सल्यूशन नहीं होता, कभी सल्यूशन नहीं निकलेगा। झगड़ा ही करेंगे तो सल्यूशन कैसे निकालेंगे? झगड़ा करने के लिए, एक डिसीजन पर आने के लिए आपको समझदार बनना पड़ेगा। जब हम लोग गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, तब हम लोग को समझदारी नहीं होती। तो बात बात पर दो फैमिली मेंबर अगर एक साथ आ जाते हैं तो सिर्फ झगड़ा ही करते रहे, और जब झगड़ा करते हैं तब सल्यूशन नहीं आती। अब ऐसे ही करके दो फैमिली मतलब गुजारा कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि बड़े भाई अच्छा खासा कमाता था, तो बड़े भाभी ने बोले कि आप इतना कमाते हो, उसके बाद भी हमें घर में इतना काम करना पड़ता है। एक काम करिए, घर में एक नौकर रखिए, नौकर या नौकरानी रखिए, हम घर का काम धाम नहीं कर सकते। अब बड़े भाभी का हुक्म ये हुआ। अब बड़े भैया क्या करते, ये हुक्म भी मानना पड़ेगा। तो उसने क्या किए, घर में एक नौकर रख दिए या नौकरानी रख दी, ये हो गए नौकर। अब बताओ ऐसे सिचुएशन पर, चलिए गर्ल्स का मौका है, ऐसे सिचुएशन पर अगर आप लोग अगर छोटे भाभी के जगह पर होते तो आप लोग क्या करते बताइए? क्या करते? बड़े भैया के घर में बड़े भाभी ने नौकर रानी या नौकर रख दिए और आप घर का काम खुद कर रहे हो, तो क्या होगा? जेलसी होगा ही। आप सोच के देखिए, हम जो बोल रहे वही आपके मन में भी चल रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन पर अगर आप छोटे भाभी के जगह पर होते तो आप भी एक नौकरानी या नौकर ज़रूर रखते, क्योंकि कंपटीटर तो रख दिए हैं नौकरानी। तो छोटे भाभी ने क्या किए, छोटे भैया को बोले कि देखो तुम्हारे बड़े भाई को देखकर तुम सीखो। बड़े भाभी को वो इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए वो नौकरानी रख दिए ताकि उसको घर का काम धाम ना करना पड़े, और आप हो कि ना मुझे काम करवा रहे हो, कल से खाना बंद, आप एक नौकरानी रखिए नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, हम घर का काम धाम नहीं कर सकते। तो छोटे भाई क्या करते, इधर उधर गए नौकर ढूंढने, नौकर तो उन्हें मिला नहीं। तो उसने क्या किया, आकर इनसे ही बात की कि काम करिए, आप ही हम लोग के घर में भी काम कर दीजिए। अब बताइए ऐसे सिचुएशन पर अगर आप नौकरानी की जगह पर होते तो क्या करते? दो अलग अलग जगह पर काम करने से अच्छा है कि अगर दो अगल बगल घर अगर आपको काम करने के लिए मिल रहा है तो आप दो अगल बगल घर ही चूज करोगे ना। तो यहाँ पर भी नौकर बहुत चालाक था, तो उसने क्या किए, अच्छा तो दो घर अगल बगल है, तो उसने क्या किए, दूर कहीं पर अगर वो काम करती थी तो वो छोड़ दिए, यहाँ पर काम करने लगे। मतलब नौकर जो है वो बड़े भाई के घर में भी काम करते और छोटे भाई के घर में भी काम करते। एक नौकर ही हैं जो दोनों के घर में जा सकते हैं। क्लियर हुआ? अब आप लोग सोच रहे हो कि इसके बाद कहानी और आगे बढ़ेगा, है कि नहीं?
भैया आ गए, भाभी आ गए, दोनों के घर में नौकरानी भी आ गए, तो अब फैमिली बनेगा, कहानी आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर रुक जाओ, कहानी अभी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए था वो इस कहानी के दौरान हम बता चुके हैं। इस चैप्टर के लिए जो चाहिए वो हो चुका है। बस और एक पॉइंट ऐड करना है, वो हम पहले भी बताए, बस और एक बार यहाँ पर बता दें कि अगर इंडिविजुअल फैमिली की बात करें तो इंडिविजुअल फैमिली में देयर हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिविजुअल फैमिली में अगर देखा जाए तो बड़ा बड़ा डिसीजन जो लेते हैं वो सबसे पहले बड़ा डिसीजन जैसे यहाँ पर भैया ही लेते हैं। भैया का प्रायोरिटी अगर देखा जाए, डिसीजंस लेने का प्रायोरिटी पहला है, फर्स्ट है। अगर भैया घर में नहीं, अगर भैया, बड़े भैया अगर नहीं है मतलब घर में नहीं है, दुनिया छोड़ के नहीं गए वो, अगर वो घर पर नहीं है तो डिसीजंस कौन लेंगे? ऑब्वियसली बड़े भाभी लेंगे। और अगर बड़े भैया बड़े भाभी दोनों ही घर में नहीं है तो कौन लेंगे? नौकर अपने मनमानी करेंगे। तो प्रायोरिटी बेसिस पर देखा जाए एक एक फैमिली में, तो बड़े भैया के फैमिली में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी बड़े भैया का ही है। बड़े भैया अगर नहीं है तो बड़े भाभी डिसीजंस लेंगे, और बड़े भाभी भी अगर नहीं है तो नौकर। यहाँ पर भी छोटे भाई के घर में देखा जाए तो सबसे पहले डिसीजंस लेने का प्रायोरिटी छोटे भाई का है। अगर छोटे भाई नहीं है तो छोटे भाभी लेंगे, या तो उसके बाद नौकरानी लेंगे। तो कहानी समझ में आया? क्लियर टू एवरीवन? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आगे जाकर इसे रिलेट करेंगे कि इस पूरे कहानी के अंदर, इस पूरे कहानी से मुझे जो जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कशन के लिए लेना है, इस चैप्टर के लिए लेना है, वो हम आगे आने वाले स्लाइड में, आगे का जो स्लाइड है उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो ये कहानी समझ में आ गया पूरा? कोई कन्फ्यूजन नहीं? हम आगे बढ़ सकते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में हम लोग क्या सीखेंगे? देखिए हेडिंग लिखा हुआ है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। हम क्या बोले प्रीवियस स्लाइड में कि इसके बाद जो कहानी हम बता रहे थे, उस कहानी से हम लोग को कुछ पॉइंट्स जो है वो याद करके रखना है। बस 4 पॉइंट, उस कहानी से बस 4 पॉइंट हम लोग को चाहिए जो इस इनइक्वालिटी चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वो 4 पॉइंट क्या क्या है? कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जो भी बता रहे हैं वो 4 पॉइंट क्या क्या है वो एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि बीच का ये जो दीवार था, बीच का दीवार जो था, जो अंबुजा सीमेंट से हम लोग बनाए थे, जो दीवार, उस दीवार का इम्पोर्टेंस, दीवार की इम्पोर्टेंस क्या था कि वो दीवार ग्रेटर देन और लेस देन फैमिली को कभी एक होने नहीं देगा। एक्चुअली ग्रेटर देन और लेस देन 2 अलग एंटिटी होता है, 2 टोटली डिफरेंट एंटिटी होता है। वो दोनों कभी एक हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। दोनों का कंसेप्ट जो है वो अलग है। 2 फैमिली कभी एक होने नहीं देंगे, वो दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। तो यहाँ पर उस दीवार का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि वो अंबुजा सीमेंट से बनाने के चलते वो दीवार कभी दोनों फैमिली को एक होने नहीं देगा। मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल का जो इम्पोर्टेंस था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्रायोरिटी। हम प्रायोरिटी की बात किए थे, प्रायोरिटी वो भी इंडिविजुअल फैमिली। अगर आप इंडिविजुअल फैमिली मतलब सेम फैमिली की बात करें तो प्रायोरिटी देखा जाता है। और अगर आप ग्रेटर देन फैमिली की बात करें तो ग्रेटर देन फैमिली में ग्रेटर देन का प्रायोरिटी पहला होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का सेकंड, और इक्वल टू का होता है थर्ड। सिमिलरली अगर आप लेस देन फैमिली की बात करें तो लेस देन का होता है पहला प्रायोरिटी, लेस देन इक्वल टू का होता है सेकंड प्रायोरिटी, और इक्वल टू का होता है थर्ड प्रायोरिटी। तो ये प्रायोरिटी पॉइंट भी हम बताए थे कहानी बताते समय। हम मुझे सीमेंट के बारे में भी बताए थे, जो दीवार वाली बात वो भी बताए थे, और ये प्रायोरिटी वाला बात भी बताए थे। तीसरा पॉइंट है
डिफरेंट फैमिली, मतलब दो अलग अलग फैमिली मेंबर अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है, क्या बोले थे, झगड़ा होता है। दैट मीन्स उस केसेस को हम लोग बोलेंगे डिस्प्यूट केसेस। डिस्प्यूट केसेस मीन्स जब दो अलग अलग फैमिली मेंबर, डिफरेंट फैमिली मेंबर एक साथ अगर आ जाते हैं तो उस केसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्प्यूट केसेस। और जब झगड़ा होता है तब क्या होता है, नो सल्यूशन, कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। क्लियर। लास्ट पॉइंट, नौकर मतलब इक्वल टू, दोनों फैमिली के मेंबर हैं, ये दोनों ही फैमिली के मेंबर हैं, इक्वल टू इज द बोथ फैमिली मेंबर। ये बस 4 पॉइंट हम लोग को यहाँ से चाहिए था इस पूरे कहानी से। एक बार ब्रीफली एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या बोले कि अंबुजा सीमेंट का जो दीवार था उसका इंपॉर्टेंस ये था कि दो फैमिली को वो एक होने नहीं देगा। इसका मतलब ये कि ग्रेटर देन और लेस देन टोटली डिफरेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रायोरिटी बेसिस पर अगर देखा जाए तो अगर हम इंडिविजुअल फैमिली की बात करें, दो अलग अलग फैमिली में तो प्रायोरिटी आएगा नहीं। सिंगल मतलब सेम फैमिली या इंडिविजुअल फैमिली की अगर बात करें तो प्रायोरिटी बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है। और प्रायोरिटी किस तरीके से होता है, अगर ग्रेटर देन फैमिली की बात करें तो ग्रेटर देन का प्रायोरिटी 1, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर इक्वल टू। अगर आप लेस देन फैमिली की बात करें तो लेस देन का प्रायोरिटी होगा 1, लेस देन इक्वल टू का प्रायोरिटी 2 और इक्वल टू का प्रायोरिटी होगा 3। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि डिफरेंट फैमिली, अगर अलग अलग फैमिली मेंबर एक साथ बीच में कहीं पर भी अगर आ जाते हैं तो झगड़ा क्रिएट होगा। झगड़ा का मतलब है डिस्प्यूट क्रिएट होगा। उस केसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे डिस्प्यूट केसेस। और जब डिस्प्यूट क्रिएट होगा तब कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन। क्लियर। और लास्ट पॉइंट क्या था कि इक्वल टू ही एक ऐसे मेंबर है जो दोनों के घर में जा सकते हैं, मतलब बोथ फैमिली मेंबर। आप ग्रेटर देन फैमिली में भी उसे कंसिडर करेंगे और लेस देन फैमिली में भी उसे कंसिडर करेंगे। क्लियर टू एवरीवन। इस स्लाइड में इतना तक, यहाँ तक क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप हम जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाओ। बस जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे आप लोग भी मेरे साथ साथ आगे बढ़ो, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, सैंपल क्वेश्चन। एक चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे देखो इस स्लाइड में क्या दिखाई दे रहा है, दोनों तरफ बीच में एक डिवाइडर दे दिया हम, दोनों तरफ स्टेटमेंट कंक्लूजन, राइट साइड में भी स्टेटमेंट कंक्लूजन हम लिखे, नीचे लिखे कि स्टेटमेंट इट डिफाइंस रिलेशंस और रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स। और कंक्लूजन्स मीन्स आउटकम और रिजल्ट। एक्चुअली इस स्लाइड का जो एक्चुअल रीज़न है, इस स्लाइड को हम रखें, इसके पीछे रीज़न है कि हमको समझाने कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो क्वेश्चन होता है, हम लोग का अल्टीमेट गोल क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है कि नहीं। तो ये रहा सैम्पल क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाता है। एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और कंक्लूजन दिया जाता है 2। बेसिकली बैंकिंग एग्जाम्स में 2 ही कंक्लूजन्स के ऊपर जो उनका जो ऑप्शंस होता है, 5 ऑप्शन जो होता है, वो 5 ऑप्शन 2 कंक्लूजन्स के बेसिस पर ही होता है। फर्स्ट होता है ओनली 1 फॉलो, सेकंड होता है ओनली 2 फॉलो, थर्ड ऑप्शन होता है आइदर 1 और 2 फॉलो, फोर्थ ऑप्शन होता है नाइदर 1 नॉर 2 फॉलो, और लास्ट ऑप्शन होता है बोथ 1 and 2 फॉलो। और जनरली 2 ही कंक्लूजन्स आपको दिया जाता है। अगर 2 से ज़्यादा देगा, मान लीजिए 3 देगा, 3 कंक्लूजन्स अगर दे देता है एक ही स्टेटमेंट या मोर देन 1 स्टेटमेंट के बेसिस पर, तब लेकिन मैनुअली वो ऑप्शंस क्रिएट करते हैं। तब वो जो बैंकिंग का जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस होता है वो नहीं देते, ओनली 1, ओनली 2, आइदर और नाइदर नॉर बोथ, ये नहीं देगा। तब आपको वो मैनुअली जो ऑप्शंस होगा वो मैनुअली दिया जाएगा। क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर हमें जो समझाना है वो ये है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन, अगर ये एक क्वेश्चन है, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है और कंक्लूजन का मतलब क्या है। जो भी चीज़ें बता रहे हैं उसको अच्छे से समझो पहले। अब हम लोग धीरे धीरे चैप्टर के अंदर घुस चुके हैं, घुसते जा रहे धीरे धीरे।
तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि स्टेटमेंट, क्वेश्चन अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो हमें तो समझना होगा ना कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टेटमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट को अगर हम और भी अलग तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में भी स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शंस ऐसे दिया जाता है, स्टेटमेंट अजम्पशन। तो स्टेटमेंट हर जगह पर होता है। तो स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसा तो नहीं कि इनइक्वलिटी चैप्टर में स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का मतलब अलग होगा, लॉजिकल रीजनिंग में अलग होगा, सिलोगिज्म में अलग होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्टेटमेंट का मतलब जो है वो यहाँ पर जो है दूसरे चैप्टर में भी वही रहेगा। और स्टेटमेंट का जो एक्चुअल मतलब होता है वो है इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग व्हाट, किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर ये एक स्टेटमेंट है और इसके एक्सप्लेनेशन हम दे रहे हैं, अगर इसका मीनिंग अगर इंफॉर्मेशन है, तो ये अगर एक इंफॉर्मेशन है तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशंस किसके रिगार्डिंग है, ये क्या डिफाइन करते हैं। एक स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन देते हैं उस इंफॉर्मेशन से क्या डिफाइन होता है, वो डिफाइन क्या करते हैं, वो चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। इट डिफाइंस रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन। क्या डिफाइन करते हैं? रिलेशन को डिफाइन करते हैं या तो रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं। रिलेशन डिफाइन करते हैं और रेस्ट्रिक्शन। रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी समझना होगा, बाद में आते हैं। रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन डिफाइन करते हैं किसके बीच ना, बिटवीन टू, या तो दो या तो मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, दो या तो दो से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड इंफॉर्मेशंस कहां पर रहता है? स्टेटमेंट पर। उसी को स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, तो इस स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा? स्टेटमेंट से पता चलेगा रिलेशन या तो रेस्ट्रिक्शन। हम यहां पर दोनों टाइप के एग्जाम्पल आपको दे के रखें। यहां पर जो स्टेटमेंट है, लेफ्ट साइड में जो स्टेटमेंट हम लिखे, यहां पर इस पूरे स्टेटमेंट पर रेस्ट्रिक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। रेस्ट्रिक्शंस अलग चीज है। यहां पर डिफाइन हो रहे हैं रिलेशन। इस स्टेटमेंट के द्वारा रिलेशन डिफाइन हो रहा है मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच, और इस स्टेटमेंट से डिफाइन हो रहे हैं, डिफाइन किया जा रहा है रेस्ट्रिक्शन को। अब आते हैं रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस के, एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस क्या होती है। रिलेशन एक पॉजिटिव वर्ड होता है। दोनों के बीच क्या संबंध है, मोर देन टू ऑब्जेक्ट के बीच आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है, मतलब पॉजिटिविटी क्या है, कितना रिलेशन है। बट जब रेस्ट्रिक्शंस की बात करेंगे, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है कौन सा रिलेशन, मतलब रिलेशन हो गया पॉजिटिव, और रेस्ट्रिक्शंस मतलब नेगेटिव रिलेशन, मतलब क्या नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या नहीं है। रेस्ट्रिक्शन को नॉर्मली समझो ना, जैसे नॉर्मल लाइफ में घर के तरफ से, घर के मम्मी पापा आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन देते हैं। रेस्ट्रिक्शन देने का मतलब क्या होता है कि बेटा तुम ये नहीं कर सकते, बेटी तुम वो नहीं कर सकती, है कि नहीं? ऐसा ही कहते हैं ना, दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन। ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। किसी भी चीज के ऊपर ना बोलना, किसी भी चीज के ऊपर ना बोलना, दैट इज रेस्ट्रिक्शन। तो यहां पर भी देखो, इसे हम रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट क्यों बोले? इसे हम रेस्ट्रिक्टेड स्टेटमेंट इसलिए बोले क्योंकि यहां पर नेगेटिव रिलेशन है। बी नॉट इज इक्वल टू सी। यहां पर ये पूरे स्टेटमेंट रेस्ट्रिक्शन और रिलेशन दोनों डिफाइन कर रहे हैं। इसमें रेस्ट्रिक्शन डिफाइन कर रहे हैं कहां पर, यहां पर और यहां पर, क्योंकि यहां पर नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है। बी नॉट इज इक्वल टू, ये इस साइन का मतलब क्या होता है? नॉट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू साइन, है कि नहीं? तो नॉट इक्वल टू का मतलब वो क्या बोलना चाहिए? बी नॉट इक्वल टू सी। दैट मीन्स यहाँ पर बी और सी के बीच जो रिलेशन है वो ये है कि बी और सी बराबर नहीं होगा, नहीं होगा। क्या होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, क्या नहीं होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन है।
सो दैट मीन्स इंफॉर्मेशन जो वो नेगेटिव है। यहां पर देखो b ग्रेटर देन इक्वल टू c, मतलब b c से बड़ा भी होगा या तो बराबर होगा। मतलब होगा क्या होगा ना, b c से बड़ा भी होगा या तो बराबर भी होगा। बोलने से ही सब है, सही से बोलो समझ में आ जाएगा। तो यहां पर b और c के बीच क्या रिलेशन है उसे डिफाइन किया जाए, और यहां पर b और c के बीच रेस्ट्रिक्शंस को डिफाइन किया जाए। क्लियर हो गया यहां तक? तो यहां पर स्टेटमेंट को अगर आप डिस्कशन करने जाओगे तो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ तब? स्टेटमेंट का मतलब है कि स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशन होता है। इनइक्वालिटी में स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है कि इंफॉर्मेशंस विच डिफाइंस रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स, दो या तो दो से अधिक। यहां पर देखो कितने ऑब्जेक्ट है, ए बी सी डी ई, यहां पर 5 ऑब्जेक्ट के बीच, यहां पर 5 ऑब्जेक्ट के बीच सिर्फ रिलेशंस को डिफाइन किया गया है। बट यहां पर देखा जाए तो यहां पर भी 5 ऑब्जेक्ट ही है। 5 ऑब्जेक्ट के बीच दोनों चीज, रिलेशन को भी डिफाइन किया गया है और रेस्ट्रिक्शन को भी डिफाइन किया गया है। कुछ ऑब्जेक्ट के बीच रेस्ट्रिक्शन डिफाइन किया गया और कुछ ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन को डिफाइन किया गया। क्लियर हो गया? अब आते कंक्लूजन पर। कंक्लूजन्स का मतलब क्या? आउटकम, निष्कर्ष आप लोग हिंदी में बोलते हो। आउटकम या तो रिजल्ट, मतलब आपसे पूछा गया है, वो क्वेश्चन है। यहां पर a ग्रेटर देन d, दैट मीन्स ये एक आउटकम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एक रिजल्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और वो रिजल्ट्स दो ऑब्जेक्ट के बीच ही होगा, दो से अधिक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कंक्लूजन पे हमेशा आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन हो चाहे रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, मतलब दो ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशंस या रेस्ट्रिक्शंस के जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उसके बारे में पूछा जाएगा। दैट इज कंक्लूजन। तो हम लोग यहाँ पर करना क्या है? हम लोग यहाँ पर करना ही है कि कंक्लूजन में दो ऑब्जेक्ट के बीच जिस रिलेशन और या तो जिस रेस्ट्रिक्शंस के बारे में वो हमसे पूछेंगे, उसका हमें जवाब देना है, आंसर करना है। ये आउटकम क्या होगा वो हम लोग को निकालना होगा। ये रिजल्ट जो है वो रिजल्ट सही है, गलत है, ये क्या है, उसको यहाँ पर हमें आंसर करना है। क्लियर हो गया? बट आंसर करेंगे कहाँ से? आंसर करेंगे हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट पर जो भी इंफॉर्मेशंस देंगे या दिया जाएगा, स्टेटमेंट पे दिए हुए इंफॉर्मेशंस को ही आपको सिर्फ और सिर्फ सही मानना है। अगर स्टेटमेंट पर बोला है तो वो सही है, उसे हम लोग को सही मानना है। स्टेटमेंट पर दिया इसका मतलब वो सही है। स्टेटमेंट पर दिया हुआ हर एक इंफॉर्मेशन को आपको सही मान के आंसर करनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ही सही होता है और स्टेटमेंट पर दिए गए इंफॉर्मेशंस को ही सही माना जाता है। क्लियर हुआ? तो स्टेटमेंट क्या हुआ और कंक्लूजन्स क्या हुआ, समझ में आ गया? हम लोग को कंक्लूजन देखनी है, दो ऑब्जेक्ट के बीच जिस आउटकम के बारे में हमसे पूछा गया है, उस आउटकम को हम लोग को निकालना है, वो भी कहाँ से? स्टेटमेंट में दिए हुए इंफॉर्मेशंस के ऊपर बेस करके। क्लियर? तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन का मतलब समझ में आ गया? क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक कोई कंफ्यूजन इस स्लाइड से नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो स्लाइड है, हम इसके बाद का जो नेक्स्ट स्लाइड है वो हम आप लोगों को पढ़ाते समय स्टार्टिंग में हम बोले थे कि इस चैप्टर के साथ जो सिलोगिज्म का सिमिलरिटीज़ है थ्योरी में, तो ऐसा क्यों बोले थे, वही है नेक्स्ट स्लाइड। उसको वहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों
क्यों यहाँ पर दोनों चैप्टर का जो थ्योरी होता है वो सिमिलर क्यों होता है, वो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो स्लाइड, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि सिमिलरिटीज बिटवीन इनइक्वलिटी एंड सिलोगिज्म, राइट। हम आप लोगों को पहले बताए थे कि सिलोगिज्म और इनइक्वलिटी की थ्योरी सिमिलर होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे के थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए। तो आप लोग एक बार मेरा बात ध्यान से सुनो। स्क्रीन पर देखो लिखा हुआ है, एक तरफ हम इनइक्वलिटी का एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं और एक तरफ हम सिलोगिज्म के एक क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल के तौर पर लिए। देखिए क्वेश्चन से आप लोग बाकी फैमिलियर हो, सिलोगिज्म का भी और इनइक्वलिटी का भी। अभी इससे ज़्यादा हम सिलोगिज्म्स को एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि सिलोगिज्म्स के एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में सीखेंगे। बस अभी के लिए जितना चाहिए उतना अच्छे से एक बार सुनिए। दोनों में ही इनइक्वलिटी हो या सिलोगिज्म हो, दोनों में एक चीज़ देखिए कॉमन क्या है। कॉमन यहाँ पर यह है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन। क्वेश्चन में यहाँ पर भी देखो स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन लिखा हुआ है। मतलब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो दोनों के लिए हम लोग को सेम ही चीज़ करना, और क्या करना है वो तो हम लोग प्रीवियस स्लाइड में सीख गए कि हम लोग क्या करने जा रहे थे। प्रीवियस स्लाइड में बताएं ना, याद है या भूल गए? हम लोग क्या करने जा रहे थे, हम लोग कंक्लूजन मतलब आउटकम जो हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है वो आउटकम हम लोग निकालने जा रहे थे। वो भी कहाँ से? स्टेटमेंट पर दिए गए इंफॉर्मेशंस के ऊपर बेस करके। तो यहाँ पर भी देखिए अगर सिलोगिज्म में भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया रहेगा तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे। ये आउटकम है, ये रिजल्ट है जो हम लोगों से पूछा जाएगा। यहाँ पर ये आउटकम है, यहाँ पर इनइक्वलिटी के लिए ये आउटकम है। अब रही बात स्टेटमेंट की, तो स्टेटमेंट का जो मतलब हम बताए थे इनइक्वलिटी के लिए, एक बार फिर से बता देते हैं। क्या बोले थे कि स्टेटमेंट एक इंफॉर्मेशंस होती है, इंफॉर्मेशंस जो डिफाइन करते हैं टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक, ये बोले थे इनइक्वलिटी के लिए। तो सेम चीज हम सिलोगिज्म्स के लिए भी बोलेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट टाइप जो है दोनों का डिफरेंट है। यहां पर देखिए किस टाइप के स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहां पर देखिए सम ए इज बी, सम ए आर नॉट बी, इस टाइप के स्टेटमेंट होते हैं सिलोगिज्म में। बट दोनों का काम सेम ही है, काम सेम ही है। यहां पर स्टेटमेंट का काम है रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन डिफाइन करना, यहां पर भी काम वही है। इस स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन हो रहा है रिलेशन और इस स्टेटमेंट के द्वारा डिफाइन हो रहा है रेस्ट्रिक्शन। अब और भी अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, हम जितना हो सके समझाने की कोशिश करें सिलोगिज्म के लिए। देखिए सम ए इज बी, अब इस स्टेटमेंट को वर्बली समझने की कोशिश करिए। सम ए इज बी का मतलब क्या है? सम का मतलब कुछ ए जो है वो बी है। अब यहां पर भी ए बी ऑब्जेक्ट है, यहां पर भी ए बी सी डी ऑब्जेक्ट है, ये भी सेम ही है। तो यहां पर एक चीज देखने वाली बात है कि यहां पर ए और बी के बीच कुछ रिलेशंस के बारे में बात किया जा रहा है। ए का कितना पार्ट बी होगा, कितना होगा, ए का कितना पार्ट होगा? स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि ए का बस थोड़ा सा पार्ट ही बी होगा। मतलब ए के साथ बी का कितना रिलेशन है वो डिफाइन हो रहा है इस स्टेटमेंट के द्वारा। सम ए, कुछ ए आर नॉट सी, ए का कुछ पार्ट जो है वो सी नहीं होगा। क्या डिफाइन हो रहा है? नहीं होगा। कितना पार्ट नहीं होगा? देखिए एक में डिफाइन हो रहा है कितना पार्ट होगा, एक में डिफाइन हो रहा है कितना पार्ट नहीं होगा। दैट मीन्स नेगेटिव रिलेशंस, और नेगेटिव रिलेशंस का मतलब रेस्ट्रिक्शन। ए का कितना पार्ट सी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है? कितना पार्ट? मेरा जवाब होगा कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ए का बस थोड़ा सा पार्ट सी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। सी नहीं होगा का मतलब क्या है? सी नहीं होगा, ए का थोड़ा सा पार्ट सी नहीं होगा, दैट मीन्स ए का थोड़ा सा पार्ट सी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। अब समझ में आया?
तो यहां पर भी सिलोगिज्म में जो स्टेटमेंट दिया जाता है इसमें भी ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन किया जाता है, और इनइक्वलिटी में भी स्टेटमेंट में दिए गए इंफॉर्मेशन से ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस को ही डिफाइन किया जाता है। तो ये है दोनों चैप्टर में सिमिलरिटीज। अब आप लोग के मन में एक डाउट आ रहा है, वो ये है कि सर इनइक्वलिटी में जो स्टेटमेंट होता है वहां पर देखिए टू या तो मोर देन टू। हम टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट आप लोगों को इसके बाद जो क्लास है, इसके नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम पढ़ाएंगे। बट यहां पर देखिए, यहां पर दो ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यहां पर मोर देन टू, मतलब टू ऑब्जेक्ट है, मोर देन टू ऑब्जेक्ट। यहां पर कितने ऑब्जेक्ट है? 5 ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन दोनों ही देखिए डिफाइन किया गया इसी स्टेटमेंट पर ही। बट इनइक्वलिटी में ए और बी, ए और सी सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आप लोगों को एक डाउट हो जाता है कि सर क्या सिलोगिज्म में सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट के बीच रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन किया जाता है? तो ये तो डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सिलोगिज्म में भी स्टेटमेंट को इस तरीके से दे सकते हैं जहां पर हम 2 से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच भी रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। बट इन जनरल अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की भी बात करें तो इन जनरल ज्यादातर नहीं देते हैं। इन जनरल मतलब जो बैंकिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होता है सिलोगिज्म में, वहां पर बेसिकली 2 ऑब्जेक्ट के बीच ही, मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच ही रिलेशन और रेस्ट्रिक्शन को डिफाइन करते हैं स्टेटमेंट के द्वारा। बट 2 से अधिक ऑब्जेक्ट के बीच भी रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर बोले कि सम ए इज बी एज वेल एज सी, इस टाइप के स्टेटमेंट जनरली नहीं देते बट होते हैं ऐसे स्टेटमेंट। तो देखिए, तो समझ में आ गया कि इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म के बीच क्या सिमिलरिटीज है। तो एक बात बताइए, जब क्वेश्चन टाइप ही सिमिलर है तो आगे जो भी हम लोग करेंगे, आगे करेंगे मतलब आंसर निकालने जाएंगे, तो जो भी चीज करेंगे इनइक्वलिटी के लिए जो भी आंसर होगा, आंसर मतलब मन का एक्सप्रेशन, हम लोग अपने भावनाओं को एक्सप्रेस करते कि इसको देखकर हम क्या जवाब देंगे, मेरा जवाब ही मेरा आंसर है। तो जवाब जब देंगे हम अपने भावनाओं से देंगे, है कि नहीं। ए और डी के बीच एक रिलेशन और रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हमसे पूछा गया तो मेरा जवाब होगा हाँ ये सही है, नहीं ये गलत है, नहीं मुझे नहीं पता। तो क्या होगा जब दोनों के क्वेश्चन टाइप सेम है तो आने वाले जो भी चीजें होंगी वो भी सेम ही होगा। इसीलिए हम बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि इनइक्वलिटी और सिलोगिज्म दोनों बहुत हद तक सिमिलर है, सिर्फ चैप्टर अलग होने के कारण सॉल्व करने का तरीका सिर्फ अलग होगा। बट थ्योरी पार्ट जो बहुत सिमिलर है, इसीलिए इनइक्वलिटी में अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि लॉजिक समझने के लिए इनइक्वलिटी चैप्टर बहुत परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट चैप्टर है ये। इनइक्वलिटी का बहुत जल्दी बहुत इजीली आप समझ पाओगे थ्योरी को, जबकि सिलोगिज्म थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा अगर आप पहले ही सिलोगिज्म पढ़ने जाओगे तो। इसलिए इनइक्वलिटी को पहले हम चूज किए, इनइक्वलिटी पहले पढ़ाएंगे, उसके थ्योरी पहले कंप्लीट करेंगे, फिर सिलोगिज्म्स के थ्योरी पढ़ाएंगे हम। इससे क्या होगा, आप लोग सिलोगिज्म बहुत जल्दी समझ जाओगे। क्लियर टू एवरीवन? तो सिमिलरिटी समझ में आ गया। अब इस क्लास को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है। फर्स्ट पार्ट को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मतलब आज का वीडियो जो वो यहीं पर ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो आने वाला आगे जो स्लाइड है उसे हम कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग फॉलो करते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। सपोर्ट करते रहिए ताकि हम इस चीज़ को और अच्छे से कंटिन्यू कर सके। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अंदर से बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए और पढ़ाई पे मन लगाइए। आने वाले अभी क्लार्क का भी नोटिफिकेशन आ चुका है और आगे IBPS PO वगैरह सब नोटिफिकेशन आने लगेगा, सब एक एक करके आ जाएगा, वो अपने टाइम पर आ जाएगा। तो पढ़ाई को कभी भी छोड़ना नहीं है, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। क्लियर? हम भी अपनी तरफ से जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को हेल्प करने की। तो बस साथ में रहिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए।
Thank you everyone. Thanks for watching.